नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। प्रचार खत्म हो चुका है। दो अहम राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल जनता अपना मन बना चुकी है और वोट डाल के अपनी नई सरकार को चुनेगी। मध्य प्रदेश की 230 सीटें कल 7 बजे से वहां पर मतदान शुरू होगा। एक चरण में मध्य प्रदेश के अंदर मतदान हो रहा है। यहां की जो सभी सीटें हैं उस पर कल वोट डाले जाएंगे। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उसके दो घटक दल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी कई जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा भी यहां पर कुछ सीटों पर अच्छी खासी पकड़ रखती है, उसने भी अपने उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर दूसरे चरण का जो अहम मतदान है वो भी कल होगा। 70 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 20 सीटों पर वोट पहले ही डाले जा चुके हैं पहले चरण में। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या क्या कल दांव पे लगा हुआ है। 230 सीटों पर जैसे मैंने आपको बताया वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर 2533 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। 64,626 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसकी तैयारी की गई है। महिला उम्मीदवार, महिला आरक्षण बिल के बाद कितनी बातें बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन कुल मिलाकर ये जो 2,500 से ज्यादा यानी कि 2,533 उम्मीदवार हैं उनमें से 252 उम्मीदवार जो हैं वो महिला हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो मतदाता हैं वो करीब पुरुष मतदाता 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की जो औसत है वही बराबर ही है, 2 करोड़ 70 लाख के आसपास महिला तो कुल मिलाकर दोनों जो संख्या है महिला और पुरुषों की करीब करीब बराबर है। इस वजह से महिला वोटर जो है उसको रिझाने के लिए चाहे लाडली बहना हो बीजेपी की तरफ से, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और कांग्रेस ने जो लगातार वादों की पिटारे खोले हैं वो इसी को देखते हुए खोला गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट होने हैं। यहां पर 1,181 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18,833 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। अहम मुकाबला होगा ये 2024 के चुनाव से पहले। जिस तरीके से इन राज्यों के चुनाव को जिस तरीके से देखा जा रहा है एक अहम कड़ी के रूप में, इनको देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो राज्य के चुनाव हैं वो एक लोग बात कर रहे हैं सेमीफाइनल होने की, एक मोमेंटम जरूर बनेगा। ये बात सत्य है। और पिछली बार हमने देखा भी था कि 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों में जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो इन राज्यों में 2019 के चुनाव में बीजेपी को लोकसभा में जबरदस्त बढ़त मिली थी। तो क्या इस बार कुछ उलटफेर हो सकता है? किसके लिए, क्यों, कितने ये मतदान जो है, ये चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। संजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, सबसे पहले मैं आप दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा और विश्लेषण करेंगे। क्यों कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये मतदान अहम है और क्या कुछ 2018 से अलग संकेत इसके हो सकते हैं, अलग प्रभाव इसके हो सकते हैं 18 के बनाम 19, 23 बनाम 24 में? देखिए, हर चुनाव हर पार्टी के लिए अहम होता है जो मैदान में होती है। 2018 का भी अहम था, 2019 का भी अहम था, 2023 का भी अहम। तो अहम इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचानी है, कांग्रेस को अपनी सरकार लानी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी सरकार बचानी है और भाजपा को अपनी सरकार लानी है। तो लड़ाई और रस्साकसी कश्मकश ये है। 2018 और 19 की जहां तक बात कर रहे हैं तो 2018 में दोनों राज्य कांग्रेस ने जीते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था दोनों राज्यों में। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 में से शायद 9 या 10 सीटें उसको मिली थी। विनोद जी म्यूट हो गए आप। हाँ, नहीं, अब आ गया मैं। जी, सुन पा रहा हूं। तो एक्चुअली जो है, और दूसरा कारण यह है कि क्योंकि 3 महीने बाद 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इन चुनावों से ये जरूरी नहीं है कि इन चुनाव का नतीजा लोकसभा में रेप्लिकेट करे,
या ना रेप्लीकेट करें। दोनों चीजें हो सकती हैं, हुई भी है। लेकिन इन चुनावों से एक टोन सेट होगा। जो जिस पार्टी के पक्ष में नतीजे जाएंगे, वो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जनता के बीच में एक माहौल बनेगा, जिसको आजकल नैरेटिव शब्द कहा जाता है, मैं उसे माहौलबंदी कहता हूँ। एक राजनीतिक माहौलबंदी होगी और लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा ताकत से वो पार्टी जुटेगी। जिसके पक्ष में नतीजे नहीं होंगे, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल तो जरूर थोड़ा गिरेगा, डाउन होगा। एक माहौल भी उसके खिलाफ बनेगा, लेकिन उसको कोर्स करेक्शन का भी मौका मिल सकता है। और जो गलतियां इन चुनाव में उस पार्टी से हुई होंगी, वो शायद लोकसभा चुनाव में ठीक करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए चुनाव दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। और जहां तक अगर आप फर्क करने की बात करें, तो 2018 में मध्य प्रदेश में बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी। जी 109 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 114 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक तरफा लहर चली थी। इस बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है छत्तीसगढ़ में, हालांकि चूंकि उसके पास कोई नेता नहीं है, रमन सिंह को बहुत देर से लाया गया सामने, और जी भूपेश बघेल ने जिस तरह 5 साल काम किया, तो उनकी थोड़ी सी एक वहां पर एक मजबूत जमीन बनी है। तो भाजपा चाहती है कि इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में कोशिश तो हर पार्टी की होती है सरकार बनाने की, लेकिन उसकी एक कोशिश ये भी है कि अगर चुनाव न जीत सके, तो कम से कम जी पिछली बार जैसी स्थिति न हो। कम से कम 30+ सीटें तो उसकी हो। और मध्य बिल्कुल। प्रदेश में दोनों के बीच में मुकाबला खड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि उसका एज है, उसको सहानुभूति का लाभ मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ 18 साल के जो जी शासन है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा उसको मिलेगा। ये सारी बिल्कुल। सारी चीजों को लेकर कांग्रेस उम्मीद परस्त है। जबकि भाजपा को लगता है कि लाडली बहना योजना जैसी योजना उसका बेड़ा पार लगा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है अंकित, जो मैं कंक्लूड करते हुए, कि दोनों राज्यों में बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व को आगे करके चुनाव लड़ रही है, मोदी जी के चेहरे पर लड़ रही है, और कांग्रेस अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे करके चुनाव लड़ रही है। ये एक ये बुनियादी फर्क है दोनों दलों की रणनीति में। ये एक महत्वपूर्ण बात भी है और इसीलिए संजय जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसे विनोद जी ने अपनी बात जब अंत करी, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रैटेजी में, एक हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी में डिफरेंस है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को नाम को आगे रखा जा रहा है, और उधर कोशिश की जा रही है कि इसको लोकलाइज चुनाव रखा जाए कांग्रेस की तरफ से। क्या ये कहीं ना कहीं मान के चले कि इन चुनावों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 की जो कैंपेनिंग है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि कुल मिलाकर जो सारी कैपिटल है, जिसको कहें पॉलिटिकल कैपिटल, जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा दोनों राज्यों में दांव पे लगी है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री के मोदी के का जो गुडविल है और ग्राउंड लेवल पे काफी है, पर्टिकुलरली निचले तबके पे। उसका एक मूलभूत कारण ये है कि जिस तरह से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और ग्राउंड लेवल पे जो निचले तबके के लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिले हैं, जिन्हें आप लाभार्थी वो कहते हैं, और वो बहुत बड़ा तबका है, उसके लिए एक विश्वास उनके प्रति जगता है। प्लस ये लगता है कि ये आदमी मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये सारे दिन मेहनत करता है और मेहनत करते हुए दिखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये जो है चुनाव का मोड, मतलब इतनी एनर्जी उनको है कि वो दिन भर में इतने सारे काम करने के बावजूद इतने जगह पे जाना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना डायरेक्ट, या अभी जो टेक्नोलॉजिकल माध्यम है, विजुअल जो उस माध्यम से उनके साथ इंटरेक्ट करना, तो उस पे ऑफ कोर्स मतलब वो इनकैश करते हैं। और मोदी की अपनी भी, जब 2013 में ही जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हुए थे बीजेपी के, तभी उन्होंने ये 3 राज्यों के चुनाव आए थे और उनमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था। तब ये भी कहा जाता था कि इतना बड़ा रिस्क पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले वो ले रहे हैं, लेना क्या सही है। खैर नाव सही रहा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ जब कई बार स्टेट का नेतृत्व में जहां कंफ्यूजन नहीं हुई था, जैसे उत्तर प्रदेश मान लीजिए, वहां भी मोदी का चेहरा साथ में, या वो बनारस से चुनाव भी लड़े थे, बनारस मतलब उस प्रदेश के एमपी भी हैं, तो वहां भी वो चेहरा मतलब सामने रख करके, या आसाम चले जाएं या बाकी जगह भी आप देख लें, तो मोदी का चेहरा तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, जितना मेहनत वो करते हैं। ऑफकोर्स जी पार्लियामेंट्री इलेक्शन को ध्यान में रख करके बहुत सारी चीजें की जाती है, क्योंकि राजस्थान में अगर आप देखेंगे पिछला चुनाव बीजेपी हार गई थी और शुरू से ये लग रहा था कि हार गई है, लेकिन उन्होंने काफी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया और लोकसभा के जब चुनाव हुए तो 25 के 25 सीट वो वहां पे जीत गई थी बीजेपी। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की स्थिति देखें, वो विनोद जी सही कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू है। अभी तक जो भी चुनाव कांग्रेस के होते थे उसमें दोनों मतलब गांधी परिवार सर्वोपरि कांग्रेस में है भी, और सर्वोपरि चुनाव दरमियान भी पोस्टर में, बैनर में, यहाँ वहां सभी जगह रहता था। कांग्रेस में बहुत समय के बाद एक रीजनल छत्रप इस तरह से उभरे हैं
जो गांधी परिवार को पीछे रख करके, आप देखिए ना, कमलनाथ जी ने तो उस डायरेक्टिव को, जो मीडिया बॉयकॉट का डायरेक्टिव था कांग्रेस का ही नहीं पूरे इंडिया अलायंस का, उसको दरकिनार रख करके जिन लोगों का नामजद 11-12 लोग के नाम थे, उनमें से कुछ लोगों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके साथ मतलब पूरी वो बात कर रहे हैं। तो एक तो वो पहलू है। दूसरा ये है कि जिस समय आप कहते हैं कि गांधी परिवार को पीछे रखा गया, तो साथ में ये एक रिकॉग्निशन भी है, बाय जी। डिफॉल्ट ये एडमिशन है कि गांधी परिवार के जो लोग हैं वो अब वोट कैचर नहीं रहे। उसका एक मतलब ये भी निकलता है, जो कांग्रेस के लिए काफी सीरियस चीज है, क्योंकि आप इंडिया अलायंस या बाकी जगह भी बार्गेन उस पहलू को लेकर के कर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि उनके रीजनल नेता लोग उभर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय होगा, मेरे ख्याल में अंदरूनी चिंता का विषय, अगर वो करते हो कभी चिंता, कि गांधी जी। परिवार वोट कैचर नहीं। लेकिन ये गांधी परिवार वोट कैचर नहीं है, ये मैं जुल्फिकार से पहले एक सवाल ले लेता हूं, फिर इस सवाल पे वापस आऊंगा। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ की 70 सीटें जो हैं, आप, मैं देख रहा था इंटरव्यू जब आपने करा था टीएस सिंहदेव का, उससे उनसे भी आप बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंट तो कांग्रेस काफी नजर आ रही है, लेकिन क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर जनता इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है? और भूपेश बघेल के ऊपर जो करप्शन के चार्ज हैं, कल जब जनता वोट डालने जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर रैली में उसको याद दिलाया है, उसका कितना असर होता दिखाई पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण की बात करें 70 सीटों पे, तो करप्शन को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जमीन में अगर बात करें तो करप्शन का बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलता। सबसे बड़ा जो असर देखने को अंकित जी मिल रहा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी, किसान और धान और महिला, इस पर फोकस दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने किया और इसी की चर्चा हो रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जवाब में कांग्रेस ने 3200 कर दिया, तो इसकी चर्चा है और इसी जो बीच का डिफरेंस है, इस पर ही जनता अपना मन बनाएगी। दूसरा विषय जो है ना, महिला, जो सबसे बड़ा वोटर है, वो छत्तीसगढ़ शायद देश का ऐसा राज्य है जहां पे महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर की संख्या से ज्यादा है, और इस लिहाज से महिलाओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12,000 रुपया साल में देने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना, भूपेश बघेल ने उसके बाद में घोषणा पत्र के बाद घोषणा की है। तो इन विषय को लेकर जनता के बीच में दोनों पॉलिटिकल पार्टी जा रही हैं, और जनता जो देख रही है, जो मतदाता देख रहे हैं, वो सीधे तौर से सरकार से उन्हें क्या फायदा हो रहा है, उस फायदे के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इस तरीके के संकेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा किसी तरीके की लहर हो या कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखने में जहां जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, हम लोगों ने बात की है, तो वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि सीधे तौर से सरकार से उन्हें क्या लाभ होगा। इस आधार पे कल जो 70 सीटों पे मतदान होगा, उस पर मतदान करते यहाँ के लोग नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, संजय जी जो बात कह रहे थे उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपसे एक जवाब चाहूंगा। वो जिस तरह से कह रहे थे कि देखिए, रीजनल लोग लीडर्स को आगे करने का मतलब है कि गांधी परिवार की जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा रैलीज कर रही है दोनों राज्यों में, तो कुल मिलाकर दोनों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सामने तो हैं, रैलीज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो स्ट्रैटेजी है कि कमलनाथ अपने हिसाब से वहां पर काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल एक बड़ी अग्रणी भूमिका में हैं, वही उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो क्या इसको इस तरीके से आंका जाए कि गांधी परिवार को अपनी इनएबिलिटी दिखाई पड़ रही है? और अगर ये सच है तो क्या कर्नाटका की हार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ के देखा जाए कि उनकी इनएबिलिटी थी, वो बीजेपी को जिता नहीं पाए? देखिए संजय जी की बात आंशिक रूप से सही है, आंशिक रूप से कुछ थोड़ा सा उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा में छत्रप थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, येदियुरप्पा, तो क्या अटल जी वोट कैचर नहीं थे क्या? थे वोट कैचर। इसी तरह कांग्रेस में भी जो जब छत्रप नहीं रहे, जब इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी का वोट भी था और छत्रपों के वोट भी होते थे, छत्रपों की मेहनत, नेता का वोट। इसी तरह छत्रप की मेहनत अटल जी के टाइम में थी और वोट होता था पार्टी का और नेता का। कमोबेश वही स्थिति कांग्रेस में इस समय है। कांग्रेस में एक बीच में एक समय ऐसा आया जब छत्रप विहीन हो गई थी कांग्रेस, राज्यों में कोई नेतृत्व नहीं रह गया था उसके पास। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत की, लेकिन कोई राज्य स्तरीय नेता न होने कारण पार्टी जो है वहां माइनस में, जीरो में चली गई, दो विधायकों। लेकिन इसलिए छत्रप भी जरूरी है, नेता भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है कि उसके पास छत्रप और नेता दोनों हैं, रहे हैं।
अटल जी के समय अटल जी थे, आज मोदी जी के समय मोदी जी है और छत्रप भी हैं। कांग्रेस अब उसी चीज को दोबारा रिकवर कर रही है। वो चाहती है उसके पास छत्रप भी रहे, नेता भी रहे। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट कैचर नहीं है, लेकिन कोई एक नेता अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीता सकता। उसके उसको छत्रपों की मेहनत और वोट दोनों चाहिए होते हैं। इसीलिए ये ऐड ऑन करते हैं ये लोग वोट। अगर कमलनाथ अकेले चुनाव लड़े बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अपनी अलग पार्टी बना ले, तो कितनी सीटें आएंगी? इसी तरह हाँ। शिवराज सिंह चौहान अगर बिना उसके लड़े तो कितनी सीटें आएंगी? ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें नेता भी होता है, छत्रक भी होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ठीक है। अगर डबल इंजन की सरकार है और भाजपा ने दोबारा रिपीट किया है, तो उसमें मोदी जी के साथ साथ योगी जी का भी योगदान है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो पार्टी को ज्यादा मजबूती देता है। ये इसलिए जी। दोनों का महत्व है। संजय जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस चुनाव में नैरेटिव की अगर हम बात करें तो एक तरफ नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था जो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था कांग्रेस प्रमुखता से, बाकी सारे दल मिलकर, जो हम ओबीसी सर्वे की बात कर रहे थे, हम कास्ट सर्वे की जो बात कर रहे थे, क्या उसका आपको एक कुछ बड़ा असर होता दिखाई पड़ रहा है? या आपको लगता है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी नेता जो है 62 के आसपास उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे हैं, बीजेपी ने 71 खड़े करे हैं, तो मैसेजिंग जो थी वो शायद कांग्रेस देने में असफल रही है ओबीसी को लेकर? नहीं, देखिए वो तो चर्चा मतलब बाहर ज्यादा है, ग्राउंड पे वो नहीं उस तरह की चर्चा है। ये कई लोग जो वहां ग्राउंड पे गए हैं उन लोगों ने इस चीज को फील किया। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो बहुत सारे, शिवराज सिंह चौहान स्वयं ओबीसी के हैं, आपके प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो इसलिए वहां पे ये वाला दांव वो चलता नहीं। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे कई लोग हैं जो मतलब जिनको सो कॉल्ड अपर कास्ट वो कहा जाता है या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन लोग का ये आक्षेप है शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट के ऊपर कि उनकी ओबीसी पॉलिटिक्स पिछले वो सालों में वो ज्यादा रही है। इसलिए उनके दिल में थोड़ा सा वो दर्द भी है इस चीज को लेकर। और अगर जहां तक उसकी बात करें, उसके लिहाजा राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, बल्कि उनका एक पहले वो भी आया था जिसमें वो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो पूर्व गवर्नर जो थे एलजी जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो अजीब साजिश हो गई है कि हम ओबीसी का जैसे सेंसस का मुद्दा उठाए वैसे पूरी की पूरी मीडिया जो है वो हमास और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में लग गई, तो ये पूरा साजिश हो गया ताकि हमारे एजेंडे को दबा दिया जाए। तो इस तरह की अगर उनकी राहुल गांधी की सोच है तो आप सोचिए ग्राउंड पे उसकी क्या परिणति हो। ये इलेक्शन में एक जो चीज मतलब इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो है कि हमने अगर 5 दिया तो दूसरा पार्टी 10 प्रॉमिस कर रहा है, दूसरा अगर 10 प्रॉमिस कर रहा है तो अगला पार्टी 15 फ्रीबीज का प्रॉमिसेस लेकर के आ रहा है। मुझे लगता है कि उसकी एक परिणति पराकाष्ठा की तरफ वो चला जा रहा है। वोटर इसमें कितना बिल्कुल। लुभते हैं, कितना उसको मानते हैं, ये थोड़ा वो देखने वाली चीज। अब इसमें कमाल की बात यह है कि कांग्रेस ने अगर कहीं ना कहीं कहें तो कर्नाटका में जो जीत का स्वाद चखा है, हिमाचल में भी जिस तरीके के वादे करके जो जीत का स्वाद चखा है, उसको कांग्रेस मॉडल हर जगह लेकर जा रही है। गारंटी की बात हो रही है, रेवड़ियों की जो प्रधानमंत्री कहते हैं। पर बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी नाम देते हैं तो ऐसा है नहीं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, वहां पर बीजेपी ने अपने वादों का पिटारा नहीं खोला है। आप दोनों मेरे से मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहिए हमारे साथ। मैं एक एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनुपम रंजन से हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने बातचीत की कि कल की तैयारियां किस तरीके की हैं। आपको जरा वो सुनवा देते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब जो मुख्य परीक्षक है उनकी बारी है, यानी सीईसी हमारे साथ अनुपम राजन सर। सर, लोकतंत्र का महापर्व, तैयारियां कैसी हैं आपकी तरफ से भी? ये तैयारियां पूरी हैं और राज्य में जितने मतदान केंद्र हैं सभी पे मतदान की आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। आज तो मतदान दल भी रवाना हो गए हैं, मोस्टली सभी लोग पहुंच भी गए हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पे। मतदान दल आज वहीं मतदान केंद्र में रहेंगे और कल मॉर्निंग में 7 बजे से पोल प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संवेदनशील तो नहीं है, लेकिन बालाघाट, मंडला ऐसी जगहों पर कुछ इलाके संवेदनशील हैं, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है पूरे राज्य में और खास करके जो संवेदनशील इलाके हैं? जो 3 जिले हैं हमारे जिनमें नक्सल का थोड़ा सा प्रभाव है, जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें एक तो मतदान का टाइम अलग है, 7 बजे से 3 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभाओं में, मंडला के 55 मतदान केंद्रों पे और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्रों पे, तो टाइम अलग है 7 से 3 बजे तक का। इसके अलावा वहाँ सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, लाइव वेब स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स, इनकी व्यवस्था भी की है कि
इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तत्काल हम उनको रेस्क्यू या मदद जो भी है वो दे सकें। राज्य में अन्य जगहों पे जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था और वेबकास्टिंग की व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर्स, पुलिस मोबाइल एक्सेट्रा, तो सारी चीज़ें रहेंगी। तो पूरा प्रयास है कि जो 17,000 के आसपास जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पे भयमुक्त वातावरण में और वायलेंस फ्री पोल कराया जाए। सर लगभग कितने मोटा मोटी कितने सिक्योरिटी फोर्सेस या पैरामिलिट्री कितने लगे हुए होंगे सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में? पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो उसकी 700 कंपनियां हैं हमारे पास। इसके अलावा स्टेट पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास लोग होंगे जो इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं। कहीं पर भी ऐसा, जैसे बस्तर के नक्सल इलाकों में, प्रभावित इलाकों में 3 लेयर सिक्योरिटी होती, तो यहाँ भी कहीं ऐसा 3 लेयर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बालाघाट वगैरह में थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है, तो वहाँ अच्छी व्यवस्था है, और बाकी जगहों पे तो वैसे ही कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस बार मैंने सुना कि वेबकास्टिंग बढ़ाई गई है, पहले जो होता था इस बार लगभग 50% मतदान केंद्रों में होगा, ये सही है? हाँ, पहले 10% मतदान केंद्र में होता था। इस बार हम लोगों ने मिनिमम 50% था, बट मेरा मानना है कि वो लगभग 70% के आसपास 70% के आसपास मतदान केंद्रों की लाइव वेब स्ट्रीमिंग होगी इसमें। सर इस बार भी अन्य हर बार की तरह काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब या कैश, ये तमाम चीज़ें पकड़ी गई हैं। हम लोग ये नहीं समझ पाते कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिन जगहों से आई गई या जिनके लिए गई, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है इससे पहले? बिल्कुल होती है, उसको बैकवर्ड ट्रेस भी करते हैं कि इसका सोर्स कहाँ था, कहाँ से चली थी, कहाँ जा रही थी। ये भी देखा जाता है कि यदि वो जहाँ पकड़ी गई है उसके पहले के जो ज़िले हैं वहाँ क्यों नहीं पकड़ी गई। कई बार इंटेलिजेंस का इनपुट होता है, वो वैरी करता है हर जगह, लेकिन इसके बजाबता इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाता है। केसेस भी दर्ज होते हैं और कई प्रकरणों में सज़ा भी होती है। तो अभी तक क्या क्या पकड़ा गया है, कितना कैश, कितना लेकर, ये सब कुछ मोटा मोटा? टोटल अमाउंट लगभग 330 करोड़ के आसपास है जिसकी वैल्यू है। उसमें के अराउंड 30 करोड़ के आसपास का कैश है, 110-120 करोड़ के आसपास के फ्रीवीज़ हैं, गोल्ड एंड प्रेशस मेटल के अराउंड 90 करोड़ से है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में सामग्रियों की जो जब्ती की गई है, टोटल वैल्यू इज अराउंड 350 करोड़ के आसपास। कई राजनीतिक दलों की भी शिकायत, कल भी आए थे अश्विनी वैष्णव जी, तो कई लोग एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। एक कैंडिडेट हैं जो साड़ी बांटते हुए मिर्ची बाबा पकड़े गए, तो इन लोगों के ऊपर भी आगे चलकर और कोई कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है? जहाँ भी इस तरह के प्रकरण मिलते हैं और उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है, और जो भी रिलेवेंट सेक्शंस हैं आईपीसी की, या जिन भी प्रकरणों में, चाहे वो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम हो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हो या नॉर्मल आईपीसी की धाराएं हैं, वो लगाई जाती हैं। उन प्रकरणों में आगे फिर कोर्ट में चालान पेश होता है और लॉजिकल एंड तक उसको ले जाते हैं। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। जैसे हमारे सहयोगी अनुराग कह रहे थे कि परीक्षार्थी जो हैं वो तैयार हैं, अब कल जनता तय करेगी उनका भविष्य। विनोद जी, जाने से पहले इन कंक्लूजन, इन दोनों राज्यों में आप किसको थोड़ी एज दे रहे हैं? आप अभी क्या आपको समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? और 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो कितने राज्य जीतने पड़ेंगे बीजेपी या कांग्रेस को जिनमें उन्हें लगेगा कि उनके पास एक मॉरल एज है? विनोद जी म्यूट पर हैं सर आप। मगर अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद तो सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव आएंगे, बीच में तो कोई चुनाव है नहीं। अब इन 5 राज्यों में एक तरफा जीत जिस पार्टी की होगी, अगर होती है, अब देखिए 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी का स्टेज ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मिजोरम और तेलंगाना। तो इसलिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की भी स्थिति मिजोरम में ऐसी नहीं लग रही कि वो सरकार बना लेगी, लेकिन तेलंगाना में मुकाबले में अच्छा चुनाव लड़ रही है। तो उन राज्यों की बात अगर यहीं पर इसको कर दें, अब बाकी जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बड़ा तगड़ा मुकाबला है। और जैसा कि आपके संवाददाता कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा है, मैं भी उनकी राय से सहमत हूं, वहां मुझे कांग्रेस का एज लग रहा है। और जैसा सारे सर्वेक्षण भी बता रहे हैं कि ठीक है, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को काफी धार दी है वहां पर, लेकिन चूंकि वहां जो भूपेश बघेल की सरकार ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसका असर जमीन पर काफी दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने उठाया है, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उठाया है। यहाँ अगर भूपेश बघेल पर आरोप लगे तो वहां एक वीडियो, 2-3 वीडियो आ गए नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे को लेकर कथित रूप से, उस पर भी तो वो भी एक मुद्दा है वहां। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस मुद्दे पर कभी कोई ज्यादा, क्योंकि ये चुनाव के समय जो मुद्दे आते हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा हेरफेर होने की संभावना रहती नहीं है। कोई सस्टेन्ड मुद्दा जब बनता है, जैसे बोफोर्स का बना था, या कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत पहले से बनाया था,
या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल। तब बनता है मुद्दा। अचानक चुनाव के समय जो मुद्दे आते हैं वो बहुत ज्यादा जो है असर नहीं डाल पाते, दूसरे मुद्दों पर ही लोग वोट करते हैं। संजय जी, इन दोनों में आपका क्या अनुमान, प्रेडिक्शन, और कितनी, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कितने राज्य कांग्रेस को 5 में से जीतने पड़ेंगे कि वो एक बार फिर आके कह दें कि देखिए अब तो मोमेंटम हमारी तरफ है? देखिए, उसके लिए कांग्रेस को चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है कहीं भी। ये तो चुनाव कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन कांग्रेस की एक फितरत है कि बंगाल में जैसे वो 0 पे भी आ गए थे तो वो जश्न मना रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता की सबसे अच्छी बात जो है कि वो किसी भी चीज पे कहीं भी वो जश्न मना सकते हैं जहां उनको ये लगता हो कि बीजेपी की कोई माइनस संभावना है। दिल्ली में भी वो जश्न मना रहे थे जहां वो 0 पे थे। ये इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि पिछले बार ये तीनों राज्य जीते थे। इस बार 3 में से कितने वो मतलब बचा पाते हैं। मध्य प्रदेश को भी पिछले बार के हिसाब से जीता हुआ ही मानिए, बाद में परिस्थितियां बदली, हालांकि मार्जिन काफी कम था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि कितना उनको चाहिए। कम से कम 1 चाहिए, मतलब 1 तो बचाना ही होगा। 2 चाहिए कि ताकि मोरल अप हो, और 3 चाहिए कि तीनों का तीनों हो। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस की ये फितरत, मतलब उनको खुश होने के लिए अच्छा है। वो बाकी कहाँ इंथुजियाज्म जाके ट्रांसलेट करता है वो अलग बात है। उसके पहले अंकित एक छोटा सा लाइन, आपके संवाददाता ने जो वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट के थे उनके साथ जो बातचीत करी, उसमें एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जो बहुत सारे लोग के मिल गए, कि जो चीजें पकड़ी जाती होता क्या है, कहाँ से आया, कहाँ गया, किसके पास आया, कि इस समय में एक पर्चा दाखिल करके वो खत्म हो जाता है। क्योंकि 330 करोड़ की वो चीजें पकड़ी गई हैं, जैसे मान लीजिए कोई शराब है या बाकी आइटम है या बाकी अन्य तमाम चीजें। वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल था पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसका उन्होंने मतलब जो जवाब दिया वो पता नहीं किसके पल्ले पड़ता है नहीं वाली बात। ऐसा एक बड़ा अमाउंट इसी तरीके का छत्तीसगढ़ में ही पकड़ा गया है, जिसके बारे में बहुत चर्चा है। अब इसका असर क्या होगा कल, ये अब देखना जरूर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े सारे अहम मुद्दे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन ये अब चर्चा क्योंकि चुनावी माहौल है तो जारी रहेगी। पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि किस तरीके से 24 की जो सेज है या 24 की जो पूरा विकेट है वो तैयार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बंद रहिए हमारे साथ। अब जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो एक फेक अस्पताल की है, एक फर्जी अस्पताल की, जो कहीं गांव देहात से खबर नहीं है। ये दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली के बल्कि पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में एक नर्सिंग होम अग्रवाल मेडिकल सेंटर की कहानी है, जहां के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोप यह है कि इन्होंने साल 2022 में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज असगर अली की सर्जरी कर दी। शुरुआत में मरीज को कहा गया कि यह सर्जरी सर्जन डॉक्टर जसप्रीत करेंगे, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले डॉक्टर नीरज की पत्नी पूजा और पेशे से टेक्नीशियन महेंद्र नाम के एक शख्स ने सर्जरी को अंजाम दिया, जिसके चलते पेशेंट असगर अली की जान चली गई। इस मामले की जांच मेडिकल काउंसिल पर कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज, उनकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह को और साथ ही साथ एक एक्स लैब टेक्नीशियन महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन चारों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके जरूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्वारा सुरंग का जो मलबा हटाने का जो काम है उसकी कोशिशें जारी हैं।
सुरंग के अंदर मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर पिछले 4 दिनों से फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए एक हाई पावर अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन जो है उससे काम किया जा रहा है। कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा भी हो चुका है। इस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हरक्यूलीज C-130 विमान यहां पर लेकर आए हैं। इस बीच सुरंग में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है और यहां एक पाइप के जरिए उन तक लगातार खाना, पानी, दवाइयां और ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जा रहा है। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी दी। मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहां पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए, क्योंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है। खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहाँ पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए। लगभग 100 घंटे से ज़्यादा इन 40 जिंदगियों को इस टनल में फंसे हो चुके हैं और वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है और लगातार जो यहाँ पर मशीन है, ऑगर मशीन है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो हाईली पावर मशीन है, जो अमेरिकन मशीन है, ऑगर मशीन, उसने अपना काम शुरू किया है। लगभग 6 मीटर तक उसने अपनी जो पाइप है वो फिट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 6 मीटर तक उसने खुदाई करी है, उसमें 5 मीटर का पाइप लगेगा, उसके बाद 6-6 मीटर के पाइप से उसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। लगभग समय की बात करी जाए तो 1 घंटे में वो 5 मीटर की ड्रिलिंग करती है और उसके अलावा जो दूसरा समय लगता है, यानी वेल्डिंग करना है पाइपों को, उसके बाद पूरा इंस्टॉलेशन करना है, तो वो लगभग 2 से ढाई घंटे लगता है। तो यानी जो समय है वो लंबा खींचने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मशीन धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और सबको इसी मशीन से उम्मीद है। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को 2 दिन भी लग सकते हैं और तीसरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि सेफ्टी सबसे मेजर पॉइंट और सेफ होके ही उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की टीमें हैं, एम्बुलेंसेज है और सभी हॉस्पिटल, जो आसपास के हॉस्पिटलों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है ताकि वो तैयार रहें, क्योंकि पूरी रात भर और 3 शिफ्ट में जो मशीन का काम कर रहे हैं इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं, 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और लगातार वो उनका काम चल रहा है। सभी का मकसद ये है कि 100 घंटे से ज़्यादा जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना है, उनको दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन और सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। लगातार कोशिश है कि ये जल्द बाहर आए। सिकारा टंडल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। इस बीच सुरंग के अंदर फंसे एक मजदूर का ऑडियो क्लिप जो है वो सामने आया है। महादेव नाम के इस मजदूर ने अपने मामा को फोन करके बातचीत जो है वो कही है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनके साथी अभी सुरक्षित है। महादेव महादेव बोलो बोलो, महादेव महादेव बोलो, तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करो बोलो, कुहो तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो हाँ ठीक आछे। अभी भी इनको बचाने की जंग जारी है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। वापस आके खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अमेरिका में मुलाकात हुई। ये मुलाकात 4 घंटे तक चली। बाली में G20 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। दोनों सैन फ्रांसिस्को से 48 किलोमीटर दूर
फिलेलो स्टेट में मिले। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे को समझा है और कई ग्लोबल चुनौतियों के बीच साझा नेतृत्व से हल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमने आज वास्तविक प्रगति की है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर विचार किया और इन मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखी, जिसके लेकर दोनों देशों के विचार नहीं मिलते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका में जो मुलाकात की है उसका क्या असर पड़ेगा, इसके जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात 1 साल बाद हुई है और ये मुलाकात 4 घंटे चली। बैठक में जिन बातों पर सहमति बनी है वे हैं दोनों राष्ट्रपतियों के बीच टेलीफोन पर संवाद की बहाली, दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद की बहाली जो अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से रोक दी गई थी। थिएटर कमांडरों के स्तर पर भी संवाद की बहाली पर सहमति बनी है। नशीली दवा फेंटेनिल की रोकथाम में मदद के लिए भी सहमति बनी है। फेंटेनिल से अमेरिका में हर दिन तकरीबन 300 लोगों की मौत होती है और इसे एक महामारी के तौर पर वहां देखा जाता है। चीन ने भरोसा दिया है कि इसकी सामग्री बनाने वाली रासायनिक कंपनियों पर वो लगाम लगाएगा और इसे अमेरिका के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के तनाव जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके बीच संवाद बहाली पर सहमति एक अहम कदम है। इससे विवाद के मुद्दों पर बातचीत कर उसे समाधान की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका और चीन को चाहिए कि कंपटीशन को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन में न बदले। इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ कुछ पिघली तो जरूर है, लेकिन इसे सिर्फ पहले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। राह में रोड़े बहुत हैं। बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को एक बार फिर तानाशाह कह दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो एक साम्यवादी देश का नेतृत्व करते हैं। जाहिर है चीन को ये तानाशाह वाला बयान जो है वो नागवार गुजरा होगा। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें उन तमाम मुद्दों का जिक्र है जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव के कारण रहे हैं। अमेरिका ने सबके लिए खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपनी साझेदारों के हितों की रक्षा की बात की है। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक मुक्त आवाजाही, शांति और स्थायित्व पर जोर दिया है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान में लोकतंत्र के सम्मान की बात उसने की है। ताइवान में अगले साल जनवरी में चुनाव है और इस लिहाज से बात अहम है। ताइवान स्ट्रेट में शांति की बात की है और यहाँ चीनी सैन्य गतिविधियों पर संयम लगाने पर जोर दिया है। चीन के प्रांत शिनजियान और तिब्बत और उसके साथ साथ हांगकांग के संदर्भ में मानवाधिकार के मुद्दे पर भी उसने जोर दिया है। कोरिया प्रायद्वीप को पूरी तरह से परमाणु हथियार से मुक्त करना, इस बात को भी रेखांकित किया गया है व्हाइट हाउस के बयान में। रूस के हमले के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन की सहायता जारी रखेगा, यह भी कहा गया है, और हमास के खिलाफ इजरायल की मदद भी वो जारी रखेगा, ये बात कही गई है। और इसलिए अहम है क्योंकि चीन का रवैया अमेरिका से इन दोनों मुद्दों पर अलग है। अमेरिका ने चीन की व्यापारिक नीति को अनुचित बताया है। गैर बाजारवादी आर्थिक गतिविधियों और अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ कठोर कदमों के मुद्दे को उठाया है। गलत तरीके से चीन में डिटेन किए गए अमेरिकियों की बात भी उसने उठाई है। जाहिर है कि अमेरिका ने उन तमाम मुद्दों को सामने रखा है जो चीन और अमेरिका के बीच तनाव की बड़ी वजह रहे हैं। दोनों देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अमेरिका को लगता है कि चीन उसे पछाड़ आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि चीन इसे सही नहीं मानता। दोनों ध्रुव विरोधी देश आपस में बात करने को तैयार हुए हैं, तो इसके पीछे भी कुछ वजह है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चीन आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ने चीन के निर्यात पर अत्यधिक टैक्स लगाया हुआ है। कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां जो है वो लगा रखी है, जिसमें 5G से जुड़ी कंपनियां भी शामिल है। इससे चीन का बाजार छिंसा गया है। अमेरिका से संबंध सुधरने से उसे आर्थिक मदद होगी। एपेक में अमेरिका समेत 21 सदस्य देश हैं। इनका दुनिया की अर्थव्यवस्था में 60% की भागीदारी है। द्विपक्षीय संबंध सुधरे बिना आर्थिक सहयोग बढ़ाना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ
अमेरिका की भी अपनी कुछ मजबूरी है। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चीन से संबंध सुधरने से अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका एक तरह से भागीदार है, क्योंकि वो एक तरफ इजराइल की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, और ऐसे में चीन के साथ नया मोर्चा खोलने से और अधिक आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों देशों ने दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन संबंध को सामान्य करने के लिए रास्ता अभी लंबा है।